नमस्कार, मैं हूं सारा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, लाल किले के पास एक बड़ा धमाका और जिसमें 13 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल होते हैं। सवाल अभी भी यहाँ पर यह खड़ा हुआ है कि आखिर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, साजिश किसने रची और इतनी आसानी से इस धमाके को कैसे अंजाम दे दिया गया, वो भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर। लेकिन जांच एजेंसीज अब जिस तरह से जांच कर रही है उसका एंगल इंटरनेशनल निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब जो जांच एजेंसीज ने जानकारी दी है उसके मुताबिक जो धमाका हुआ है दिल्ली में, जो बड़ा धमाका हुआ, इसका एंगल टर्की से जुड़ा हुआ है। जो यहां दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में अब बड़ा इंटरनेशनल एंगल सामने आया है। जांच एजेंसीज को ऐसे सबूत मिले हैं जो टर्की से हमले की प्लानिंग जोड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। साफ साफ पुलिस सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों का सीधा संपर्क टर्की की राजधानी अंकारा में बैठे एक विदेशी हैंडलर से था, जो सेशन ऐप, जी हां, सेशन ऐप के जरिए जो टेररिस्ट हैं उनको डायरेक्शन दे रहा था, निर्देश दे रहा था। जांच में यह भी बात सामने आई है कि अंकारा से बैठा यह हैंडलर प्लानिंग, फंडिंग और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की पूरी जिम्मेदारी इस शख्स ने संभाल रखी हुई थी। वहीं जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस शख्स की पहचान उकासा कोड नेम से हुई है। उकासा जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मकड़ी। पुलिस को यह भी शक है कि ये इस शख्स का असली नाम नहीं है, बल्कि पहचान छिपाने के लिए ये कोड नेम रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ टर्की की गवर्नमेंट ने इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, इसका खंडन किया है। टर्की गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान भी साझा किया गया है जिसमें टर्की की तरफ से कहा गया है कि टर्की हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है, चाहे वो कहीं भी और किसी ने भी किया हो। भारत या किसी अन्य देश में जो टर्की है उसके जरिए कट्टरपंथ फैलाने की बात पूरी तरीके से निराधार है। जांच एजेंसी तेजी से जांच कर रही है और जांच में 3 बड़े खुलासे सामने आए हैं। एक बड़ा खुलासा तो यह है कि जनवरी में लाल किले की रेकी की गई थी, यानी कि पहले देखा गया था कि किस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम देना है। पूरी तरीके से रेकी की गई और एक प्लानिंग तैयार की गई और वहीं 6 दिसंबर को दूसरा बड़ा हमला करने की योजना बनाई जा रही थी। जी हाँ, जो पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में सामने आया है कि उमर नबी 6 दिसंबर को दिल्ली में धमाका करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी से पूरा प्लान बिगड़ गया। तो जांच एजेंसीज अब इस बात को बड़ी ही गहन तरीके से जांच कर रही है। वहीं एक बात और सामने आई है, खाद के बोरे में विस्फोटक छिपा के रखा गया था। जी हाँ, फरीदाबाद में किराए के कमरे से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर मुजम्मिल जो है वहां पर खाद की बोरियां बताकर विस्फोटक जमा कर रहा था। वहीं जो पड़ोसी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक 20 दिन पहले वो कमरे में कुछ बोरे रख कर गया था। पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी जब्त कर लिया है। और वहीं अब टर्की के कनेक्शन की जांच तेजी से की जा रही है और जांच एजेंसीज ये भी देख रही हैं कि टर्की के अलावा भी कि क्या दूसरा इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर ट्रेल की जांच भी की जा रही है। विदेशी एजेंसी से भी मदद मांगी जा रही है। और दूसरी तरफ जांच एजेंसीज का ये कहना है कि फिलहाल जांच प्रारंभिक चरण में है और इंटरनेशनल कनेक्शन की पुष्टि अभी बाकी है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तकनीकी, वित्तीय और संचार जो साक्ष्य हैं उनका परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। और अब बात करते हैं अमेरिका की शटडाउन की। और आखिरकार अमेरिका में सबसे लंबा चलने वाला शटडाउन खत्म हो गया। पूरे 43 दिन तक ये शटडाउन चलता रहा, 6 हफ्तों से ज्यादा, और आखिरकार करोड़ों अमेरिकियों ने राहत की सांस ली। डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ा और इस शटडाउन को खत्म करना ही पड़ा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप झुक गए और उसके साथ ही अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन 43 दिन बाद खत्म हो गया। बुधवार रात को सेनेट में शटडाउन खत्म करने से जुड़ा बिल पास हुआ। व्हाइट हाउस की ओर से भी पुष्टि कर दी गई है। वहीं अब सरकारी कामकाज औपचारिक रूप से शुरू हो जाएंगे। ये ना सिर्फ अमेरिकी जीडीपी के लिए एक अच्छी खबर है, बल्कि अमेरिका के करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये शटडाउन क्यों लगाया गया था। दरअसल अमेरिकी सेनेट में सरकारी खर्चों से जुड़े बिल पर सहमति ना बन पाना इसकी एक बड़ी वजह थी। सेनेट मेंबर्स ने इसे 14 बार खारिज किया और यूएस शटडाउन की नौबत आ गई। वहीं अब शटडाउन स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ सर्विस सब्सिडी पर बिना किसी समाधान के साथ खत्म हो रहा है, जो डेमोक्रेट्स की सबसे बड़ी मांग थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इसे लेकर समझौता करना ही पड़ा।
लेकिन शटडाउन की वजह से अमेरिकियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जो उड़ानें हैं वो बाधित हुई, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो नहीं चल पाई, वो उड़ानें नहीं भर पाई, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। और वहीं आर्थिक डेटा भी पूरी तरीके से ठप हो गया। अमेरिका में शटडाउन का आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला है। कांग्रेस के बजट कार्यालय ने भी ये अनुमान जाहिर किया है कि इससे चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर में 1.5% की कमी आएगी। भले ही अब ट्रंप के झुकने और जिद छोड़ने के बाद सदन में पास हुए फंडिंग बिल पर साइन करने से शटडाउन का दी एंड हो गया, लेकिन हकीकत में नुकसान तो हो ही चुका है। खास तौर पर 4.2 जी हां 4.2 करोड़ अमेरिकियों का जो सीधे तौर पर फूड स्टैम्प पर निर्भर है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर। जी हां, जो काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि अमेरिका पाकिस्तान का दीवाना होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जब पहला कार्यकाल था, तब उन्होंने पाकिस्तान को झूठा और धोखेबाज बताया था खुले तौर पर। लेकिन अब वक्त पलटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के दीवाने होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, असीम मुनीर को वो अपना फेवरेट मार्शल कह रहे हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की वजह? जी हाँ, इसके पीछे की सिर्फ कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजह हैं। जी हाँ, अमेरिकी न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप से नजदीकियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। पाकिस्तान ने अप्रैल और मई में वॉशिंगटन की कई लॉबिंग फर्म्स के साथ $5 मिलियन यानी कि 42 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किए। और वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को रोकने का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान अमेरिका को देता आया है। वहीं ट्रंप के करीबियों से भी डील की है पाकिस्तान ने। जी हां, पाकिस्तान ने जिन फर्म्स के साथ डील की है, उनमें कुछ वो लोग भी थे जो पहले डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी रह चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर अमेरिका ने जो टैरिफ है वो भी कम कर दिया। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक इन लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद अमेरिका का रुख पाकिस्तान के लिए काफी नरम पड़ गया। अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया था और ठीक 4 महीने बाद उसे घटाकर 19% कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, भारत के लिए ये जो टैरिफ है वो 50% तक बढ़ा दिया गया। जी हाँ, तो कई ऐसी चीजें की गई पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को खुश करने के लिए, ताकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार हो। और इसीलिए अब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान की माला जपते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपना फेवरेट मार्शल बता रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर ही असीम मुनीर के खिलाफ आवाजें, उनके खिलाफ में आवाजें बुलंद हो रही हैं। जी हां, पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो जजेस हैं वो उनके खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं। क्या है ये खबर, चलिए अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बागी तेवर अब सामने आए हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस मंसूर अली शाह और साथ ही अतर मिनल्लाह ने अब इस्तीफा दे दिया है। जजेस ने अपने इस्तीफे में कहा है कि मुनीर को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देने और डिफेंस चीफ बनाना संविधान से खिलवाड़ है। जजेस ने 27वें संविधान संशोधन का विरोध किया है। 27वें संविधान संशोधन के विरुद्ध पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में तेवर कड़े हो रहे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जल्द ही 2-3 जजेस भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि संविधान संशोधन कर आर्मी चीफ को असीमित शक्तियां प्रदान कर लोकतंत्र के अन्य स्तंभों को बोना कर दिया गया है। यानी असीम मुनीर को पावर ही पावर दी जा रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 16 जजेस हैं, जबकि 9 पद अभी खाली चल रहे हैं। 2 जजेस के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 14 सिटिंग जज ही रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कई शक्तियों को राष्ट्रपति के अधीन किया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने इस्तीफा दिया है, ऐसा लग रहा है कि कई और जजेस अब सामने आएंगे और असीम मुनीर के खिलाफ इस्तीफा देंगे। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। संविधान में बदलाव का विरोध किया जा रहा है और वहीं देश भर में प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है इमरान खान की पार्टी की तरफ से। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ अमेरिका के शिकागो। जी हाँ, शिकागो में एसोसिएशन ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट ने एनुअल गेला का आयोजन किया।
कोविड के बाद, जी हाँ, पैंडेमिक के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये एनुअल गेला ऑर्गेनाइज किया गया है और उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, करीब करीब 300 लोगों ने। फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकल फील्ड में अहम भूमिका निभाते हैं और उनकी भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए इस एनुअल गेला का आयोजन किया गया। हमारी सहयोगी वंदना जिंगन ने इसको कवर किया है, आइए देखते हैं। Namaskar, with me is Jignesh Gandhi. As we're talking about Association of Indian Pharmacists in America. You know, in Bharat, they are called chemists, but here we're calling them pharmacists. And the role of pharmacist is very, very important. It is very crucial for us to get the right medication because sometimes the doctors do write the prescription, but the pharmacist has to because they don't even have that kind of time that they can explain us kaise lena hai, and then comes your role. Absolutely. So let's hear from our perspective because a lot of people from our Indian origin are pharmacists, and now it's not only the first generation, the second generation, third generation also getting in there. True. So here's the, I went to school over here, and then I have my background. I went to hospital. We are part of a team. So unlike in India, we have everybody: doctors, pharmacists, nurses, dietitian, attending physician. So we all work together. Pharmacists over here, what they do, we go through their whole lab values and everything to make sure our common goal is patient. We all fight for patient internally in the back door, which most patients don't see that. So the way pharmacists play a role, we go over all the medications, all the liver side effects, kidney side effects, how it's going to be absorbed in the body, and then we decide what to give the patient. So this is how pharmacists are playing role now. And counseling is very important. Like simple medications, I'll tell you, you like grapefruit juice, you're not supposed to drink that with this medication because it prolongs your heartbeat, can be dangerous. So pharmacists do play a vital role in healthcare. And now the landscape is changing in the US. Pharmacists are coming into managing chronic disease, test, treat, and everything. So it is important for us to work as a part of the team and take care of our patients in the community. In Bharat, what happens, you can go to a chemist and ask for like, I need tetracycline, I need that. But in America, aisa nahi ho sakta. It is not possible. You need to have a prescription for any antibiotic that we take because over-the-counter medications are different, but otherwise, and then when we are taking it, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि कौन सी दवाई किस चीज के साथ लेनी है, वो आपको अगर कोई सही गाइड करता है तो वो फार्मासिस्ट का रोल होता है. तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ? यहाँ पे आज 230 लोग हैं एंड वी हैव टोटल आईफा में मेंबर 240-250 एक्टिव मेंबर्स राइट नाउ एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग. द न्यू जनरेशन इज कमिंग इन. It's been 7 years. I'm hosting the first event after 7 years. We went through pandemic. We took care of a lot of people in pandemic. So we have gone through a serious. The world has gone through serious situation during pandemic. So what we, so now all these members are going in the clinical side. Not only pharmacy about drugs. Now we are getting into disease and everything. So like she said, antibiotic. Now pharmacy, you can go see pharmacists pretty soon, and they will diagnose you. They will help you. Because doctors don't have time and see that many patients a day. और एक सबसे बड़ी बात जो बहुत जरूरी है जानना कि अमेरिका में डॉक्टर्स की बहुत कमी है. ये जो एक अपॉइंटमेंट, somebody was telling me dermatologist की अपॉइंटमेंट, she is getting it for next July 2026 और अभी आज हम बात कर रहे हैं कि 25 November. Yes, and every specialist is in demand right now, especially after in pandemic. Psychiatrists are big demand, dermatologists big demand, cardiologists can't even see patients. So there is a need in this country. We need primary care physicians as well. Medical field, everybody is in demand right now. Everyone. Thank you so very much. And I mean, we always say Indians have contributed so much in every field. Let this be IT, let this be medicine, let this be pharmacy, let this be lawyers, profession, and you name it. And now we are getting into even the music industry, Hollywood. So everywhere, our footprints are always everywhere. And I can add one more thing. When people see pharmacists, a lot of people don't know what pharmacists do actually. So I'll tell you, during old days, there was no doctors. Pharmacists came to see a cough medication. Patients came to see pharmacists for cough medication. Here, drink this, everything done. Now pharmacists are
actually has pharmacy has evolved. Hospital, oncologist pharmacist, cardiologist pharmacist, specialty pharmacist now. And we see patients in hospital. It's a huge demand. Whole landscape has changed, and I'm glad our people are being involved in academic now. Professors, they are teaching pharmacy and everything. So it's amazing time for pharmacy. We wish you all the best. Good luck. Thank you for Thank sharing. you, thank you, Namaskar. namaskar ji. Thank you. Everybody. As soon as possible. और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ शिकागो में दिवाली का सेलिब्रेशन जिसे ऑर्गेनाइज किया था उत्तर प्रदेश संगठन ऑफ शिकागो ने। जी हाँ, ये दिवाली का सेलिब्रेशन शानदार रहा जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जो देसी कम्युनिटी थी वहाँ पर ख़ास तौर पर वो वहाँ पर पहुंची थी। और वैसे भी जब अपने देश में आप दिवाली मनाते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है, लेकिन जब आप विदेश में होते हैं और जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं और मिलजुल कर दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी भावना ही अलग होती है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे, सांस्कृतिक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, मंचन हुआ और लोगों ने यहाँ पर मिलजुल कर डांस किया। और ये एक ऐसा मौका भी होता है जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने काम से छुट्टी लेते हैं। और जब बात सेलिब्रेशन की और ख़ास तौर पर दिवाली की तो तस्वीरें कुछ इस तरह से निकल कर आती हैं। हमारी सहयोगी वंदना जिंगर ने इन तस्वीरों को भेजा है, उन्होंने कवर किया है। जय जय श्री राम। नमस्कार। आज हम लोग हैं शामबर्ग इलिनॉय में, शिकागो, और मेरे साथ में हैं आशीष और अनुराग। आपको बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश संगठन ऑफ शिकागो। और हम सब पारिवारिक स्वरूप से यहाँ दीपावली की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसमें बिकॉज देखिए संस्थाएं होती हैं तो काफ़ी बड़े बड़े मतलब एक आयोजन करते हैं, बट लेकिन समय नहीं मिलता एक दूसरे के साथ में कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और वो फिर लोग आते हैं सोशलाइज करने लग जाते हैं बट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि भारत में दीपावली सिर्फ एक ही दिन रहती है। हमारे यहाँ अमेरिका में हम कम से कम 1.5 से 2 महीने तक दीपावली मनाते रहते हैं, क्योंकि इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी उनकी संस्थाएं हैं। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज रहे पूरे साल में। जरूर। उत्तर प्रदेश संगठन ऑफ शिकागो, जिसको कि हम बड़े प्यार से यूपीएससी कहते हैं, ये संगठन शुरू हुआ 5 परिवारों के साथ मिलके, और आज बहुत प्रसन्नता होती है बताते हुए कि कम से कम 100 से ज़्यादा परिवार जुड़ चुके हैं। और पिछले साल गर्मियों में हमने इसकी शुरुआत की थी, और एक छोटे से मिलन समारोह के साथ में, जो कि परिवार बढ़ता गया। उसके बाद हमने करवा चौथ, दिवाली, हमने भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा की जो वर्षगांठ है उसको मनाया इस साल अखंड रामायण पाठ के साथ में, सावन का झूला। तो जहाँ तक है कि दिवाली, होली तो सारे संगठन मना रहे हैं। हम चाहते थे कि हमारी जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो हमारी अगली पीढ़ियों को उसका ज्ञान हो। और साथ में बहुत सारे हम लोग भी ऐसे हैं जो उसको मूलतः भूलते जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम उन यादों को फिर से पुनर्जीवित करें। कुछ चीज़ें हम समझते हैं, कुछ चीज़ें हमारे मित्रगण समझेंगे। हम सब एक दूसरे से मतलब सीखने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेगा ये परिवार। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत आभार हमसे बात करने का साधुवाद। अनुराग जी, जब बात करते हैं जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, देखिए होली दीपावली जहां तक बात होती है वो तो सब मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में। क्या इस वक्त होली इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुकी है, दीपावली भी, बट लेकिन कुछ अपने ऐसे जो राज्य के त्योहार हैं और जो हमारे संगठन की तरफ से आपकी एक कोशिश रही है, तो उसमें आप क्या और आगे करना चाहेंगे? पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम सब भारतीय हैं यहाँ पे, तो लाइक तो हमें सबको साथ में रहना है। लेकिन क्या होता है कि अपना जो भारत है वो बहुत ही विभिन्न परंपराएं और विभिन्न भाषाओं का देश है। तो एटलीस्ट हम एक उत्तर प्रदेश संगठन बना करके उत्तर प्रदेश के लोग एक दूसरे से मिलें, जो हम 25-30 साल अपने करियर और इन सब में उन चीज़ों को भूल आए हैं जो हम लोग करते थे, जैसे बात करते। तो यहाँ भी जैसे आप देख रहे हैं जो लोग मिल रहे हैं वो अपने शहरों के पुरानी गलियों की बात वहाँ क्या करते थे, तो वो सब एक
एक पुनर्जीवित कर रहे हैं, जैसे आशीष जी ने कहा कि पुराने समय की बातें करके उनको वो जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो वैसे कॉर्पोरेट लाइफ में हम उन सब से दूर जा चुके हैं। तो पिछले साल से हम लोगों ने जब शुरू करा तो बहुत सारे कार्यक्रम करे हैं, तो ऐसे ही और हम बड़े जो कार्यक्रम हैं उनके साथ साथ छोटे कार्यक्रम जो हम प्रदेश के लेवल पे वहाँ पे जो पर्व मनाते हैं उन सबको यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं साथ में। आपको बहुत बहुत आभार, साधुवाद और ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सजे मुख पे उजाला कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले शनिवार ठीक 5 बजे आपसे एक बार फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और लगातार देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।